शुरुआत में ही पथ्य का जो विचार है वो आ जाता है। ओके। यानी सूत्र जो होते हैं चिकित्सा के वो आ जाने के बाद पहले पथ्य ही आता है और उसके बाद फिर चिकित्सा के जो साधन हैं उनके बारे में कहा जाता है। अब इसके पहले वाला जो सूत्र था सभी को थोड़ा रिवाइज करेंगे एक ही लास्ट में। यवागु भी विलेपि भी खड़े ही यूषै ही रसौदनै ही दीपनग्राहि संयुक्त ही क्रमशः साधतः परम। तो ऊपर जो हमने दो आहार कल्पनाओं की जोड़ियां देखी थी, तो उसके बाद क्रमशः यवागु, विलेपी, खड़, यूष, रसौदन इनका सेवन करना चाहिए ऐसे उन चरक ने कहा था। और वो कैसे करने चाहिए तो दीपन और ग्राही औषधों से सिद्ध किया हुआ ऐसे वो आहार लेना चाहिए। तो ये दीपन और संग्राही ऐसे कौन से द्रव्य हो सकते हैं, इसका वर्णन ये आगे के गण में आता है, जिसको एक साथ ही लेना चरक को अपेक्षित है। इसीलिए उन्होंने कहा है वातश्लेष्म हरो ही एषः गणः दीपन पाचनः ग्राही बल्यो रोचनश्च तस्मात् शस्त्रोति सारिणः। तो ये पूरा का पूरा जो गण है वो वात कफघ्न है, दीपन पाचन संग्रहण करने वाला, बल देने वाला, रोचन करने वाला है और इसी के वजह से वो अतिसार में प्रशस्त है। तो हमने उसकी शुरुआत थोड़ी की थी। फुल स्क्रीनचा ऑप्शन मला हे दिसतंय ना मॅडम? बघत नाही ना, मला इथं बाजूचं घालवता येत नाहीये. बरं. अच्छा ते दिसतंय सर, स्क्रीन हाँ, दिसते. हाँ, ओके। तो इसको कैसे होता है कि ये जब हम कोई भी गण देखते हैं तो हम जनरली हर एक द्रव्य को अलग-अलग देखना ही ज़्यादा उचित समझते हैं। लेकिन बहुत सारे द्रव्य एक साथ कुछ समान गुण वाले होते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये पूरा जो वात कफघ्न गण ऐसे जो चरक ने कहा है, उसको मैंने डिवाइड करने का ट्राई किया है ताकि हम उसका कार्य कारण भाव जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो सबसे जो द्रव्य दिखाई देंगे शालिपर्णी, वृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी और श्वदंष्टा। ये लघु पंचमूल के भाग हैं। पिंपली-पिंपली मूळ, चव्य, चित्रक, नागर ये पंच जो है वो पंचकोल के भाग हैं। विड़ और सैंधव ये लवण और वृक्षाम्ल और दाड़िमाम्ल ये अम्ल रसात्मक। ऐसा ये पूरा गण है और बीच में फिर हमने जैसे देखा था प्रायः बाकी भी जो द्रव्य हैं पंचकोल और बाकी सभी द्रव्य वो कटु रसात्मक, कटु विपाकात्मक और उष्णवीर्य ऐसे ये सभी द्रव्य हैं। ये हमने देखा था, ये डिवीज़न हमने किया था। फिर हमने ये भी जाते-जाते देखा था लेकिन वो भी अभी थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। ज्वर से लेकर भी जहाँ-जहाँ अग्निमांड्य एक सामान्य संप्राप्ति होती है, वहाँ-वहाँ रोचन के लिए बहुत बार आम्ल रस आता है। जैसे ज्वर में भी उन्होंने कहा है कि रुचि नहीं हो तो वो दाड़िम और आमलक से आम्ल रस युक्त करके वो यवागु या फिर विलेपी है या फिर अन्य भी कोई द्रव द्रव्य है वो देना चाहिए ऐसे उन्होंने कहा है। और ये दोनों भी द्रव्य यहाँ पर भी जो आते हैं वृक्षाम्ल, दाड़िमाम्ल और जो आमलकी है वो आम्ल रसात्मक होते हुए भी पित्त वृद्धि ना करने वाले ऐसे द्रव्य हैं। तो जिनको हम जनरली विचित्र प्रत्यारब्ध में बोलते हैं। ऐसे ये 2 द्रव्य हैं जो पथ्यकर हैं, अम्ल होते हुए भी जो पित्त वृद्धि नहीं करेंगे, जो अतिसार में विकारकारी हो सकता है। ऐसे ये 2 अम्ल रस जो है यहाँ पर दिया है। अगेन यहाँ पर अम्ल रस के और 2-3 कर्म जो अपेक्षित हैं, जो वात का अनुलोमन करना है, दीपन करना है, पाचन नहीं करेगा लेकिन वो अग्निदीपन ज़रूर करता है, इंद्रियों को बल देता है या फिर रुचि उत्पन्न करता है, हृद्य होता है, ओके? बल्य भी होता है, अम्ल रस जो होता है वो चरक के जो आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय में दिया है, तो वो बल्य भी है। सो ये सभी जो कर्म है वो यहाँ पर इस वृक्षाम्ल और दाड़िमाम्ल से अपेक्षित है। प्रायः इनका रोल जो है वो दीपन और रोचन है ज़्यादातर। अम्लरस पाचन उतना नहीं करता, दीपन और रोचन करना जो है वो ये ज़्यादा करता है। और यहाँ पर अगेन वृक्षाम्ल और दाड़िमाम्ल संग्रहण बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो क्योंकि वो अम्ल रस है, उसका विपाक अम्ल होगा तो वो विड़मूत्र जो है वो सरगुणात्मक करेंगे। तो पुरुष का शरण करना, वात का शरण करना यही उनका काम होगा। यहाँ पर काम संग्रहण का जो है वो बाकी जो कटु रसात्मक द्रव्य है उनका है, ना कि अम्ल रस का। वैसे ही लवण रस का भी काम जो है वो अगर स्रोतोरोध है तो उसको भेदन करना, वात का अनुलोमन करना, रोचन करना, दीपन करना और लवण रस जो है वो पाचन करने में भी मदद करता है।
तो ये विड और सैंधव ये जो 2 लवण हैं, तो ये सॉरी वात का अनुलोमन करना, दीपन पाचन और रोचन करना। इसके लिए ये विड और सैंधव ये जो 2 लवण हैं इनका उपयोग जो है वो यहाँ पर उन्होंने किया है। उसके बाद पंचकोल जो है वो नोन है सभी को। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो दीपनीय और शूलग्न है। यानी हमने ये भी देखा था यवागुओं का जो चरक का सूत्र स्थान में अध्याय है, वहाँ पर ग्राहिणी और शूलग्नि ऐसे एक साथ दी हुई यवागु जो है वो पंचकोल की यवागु है। सो वो संग्रहण भी करता है, दीपनीय भी है और शूलग्न भी है। पंचकोल के फलश्रुति में जो जनरली व्याधि आते हैं निघंटुकारों में, जैसे गुल्म होगा या फिर प्लीहा होगा, उदर आना हो, तो ये सभी अगर आप कॉमन इनका एक डिनोमिनेटर देखोगे कि इन सब में कॉमन क्या है, तो वो है अवरोध। जहाँ-जहाँ पर वात के गति को कहीं न कहीं अवरोध आता है, वहाँ-वहाँ पर शूल ये लक्षण दिखाई देता है। तो ऐसे ही अतिसार में सशूल मूल प्रवृत्ति है या फिर अवरोध है वात के गति को, ऐसे अवस्था में और दीपनीय पाचन और ये सभी तो है ही। ऐसे अवस्था में फिर ये पंचकोल का उपयोग होता है। तो वो शूलग्न, दीपनीय, पाचनीय, संग्रहण ये सभी कर्म करने वाला पंचकोल भी उसके साथ है। और फिर आखिरी में जो लघु पंचमूल है, जो जनरली वाग्भट ने जैसे बताया कि वो त्रिदोषघ्न है। मधुर रसात्मक, मधुर वीर्यात्मक ऐसे ज़्यादा है। लेकिन सुश्रुत बोलते हैं कि लघु पंचमूल ज़्यादातर वात पित्त शामक अधिक है। त्रिदोषघ्न है ही लेकिन वात पित्त शामक ज़्यादा है। और दूसरी बात लघु पंचमूल जो है वो वात शमन करके बल्य कर्म करने वाला लघु पंचमूल है। जहाँ-जहाँ सभी को पता है बृहत्त्रयी में पंचमूल का निर्देश नहीं होता तो हम प्रायः बाय डिफ़ॉल्ट लघु पंचमूल लेते हैं क्योंकि वो वात और पित्त शामन करने वाला है। तो ऐसे लघु पंचमूल जो है वो बृहण और बल्य कर्म करने वाला और उसके साथ-साथ वात पित्त का शमन करने वाला, ऐसा ये लघु पंचमूल है। अब उसके बाद फिर जो द्रव्य रह जाते हैं वो सभी टिपिकली मैंने जैसे लास्ट टाइम भी हमने बोला था प्रायः कटु रस है और विपाक भी कटु है और उष्ण वीर्यात्मक है। ऑफ कोर्स थोड़े बला वगैरह ऐसे थोड़े-थोड़े चेंजेस उसमें आएँगे लेकिन शट्टी है, हपुषा है, वचा है, जीरक है, धनिया, यवानी ये सभी और हिंगु जो भेदन करने वाला द्रव्य है। तो ये सभी जो है वो वात कफघ्न है और कटु रस है। तो कटु रस के जो कर्म हम जनरली बोलते हैं भुक्त का अपकर्षण करना, आहार का शोषण करना, दीपन करना, स्रोतसों का खोलना, ये सभी कर्म जो हैं वो कटुरस के होते हैं। सो यही इसीलिए मैंने ये सॉरी सभी जो कंटेंट्स हैं, उनका थोड़ा हमें कार्य कारण भाव समझ में आए इसलिए मैंने उनको ये तोड़ा है। यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिए कि वृक्षाम्ल, दाड़िमाम्ल, बीड़सैंधव ये प्रधान कंटेंट नहीं है। शालीपर्णी से लेकर हस्ती पिप्पली तक ये प्रधान कंटेंट है। अम्ल और लवण रस जो है वो प्रायः रोचन और दीपन इस कंटेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ना कि एज़ प्रधान कंटेंट क्योंकि मैंने जैसे कहा अम्ल और लवण ये दोनों भी सरण करने वाले हैं मल का। तो यहाँ पर उनका रोल वो नहीं है, इसीलिए उनकी मात्रा भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभुत मात्रा में वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ऐसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वात श्लेष्म रहा, ये जो कर्म है वो ज़्यादा होना यहाँ पर अपेक्षित है, ना कि अम्ल और लवण रस का। तो यहाँ पर वो रुचि, दीपन इतने इसके लिए जितना ज़रूरी है उतना उसका योग जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये जो वात श्लेष्म गण है उसका ये विवेचन करने का प्रयत्न। अब उसके आगे जो है 30 से लेकर 33 तक ये जो है वो ये प्रवाहिका की अवस्था और उसके साथ-साथ उसके लिए कौन-सी शाख हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ये सूत्र जो हैं वो ये आगे के सूत्रों में आते हैं। आमे परिणते यस्तु विबद्धम अतिसार्यते सशूलपिच्छम अल्पाल्पम बहुशः सप्रवाहिकम योषेण मूलकानां तं बदराणाम अथापि वा उपोदिकायाः क्षीरिण्या यवान्या वास्तुतस्य वा। तो पहले प्रवाहिका की अवस्था देखेंगे वो आगे सभी जो है वो शाखी है। सो ये जो 30 सूत्र में है वो प्रवाहिका की अवस्था आती है। यहाँ पर अगेन चरक में प्रवाहिका जो है वो एज़ अ स्वतंत्र व्याधि के तौर पर वर्णन नहीं किया है। उसका वर्णन जो है वो एज़ अ अवस्था ही आता है इन अ वातज अतिसार एंड ऑल्सो इन अ कफज अतिसार। पित्तज अतिसार में कहीं पर भी सप्रवाहिक अवस्था का वर्णन नहीं आता। तो वातज और कफज में ये सप्रवाहन मल का वर्णन ज़रूर आता है। तो यहाँ पर चरक जो अवस्था बोलते हैं वो कौन सी है तो आमे परिणत है।
यानी 28-29 सूत्र तक जो अभी हमने देखा, वहाँ पर सभी लंघन, लंघन पाशन, दीपन, संग्रहण, ये सभी उपक्रम करने के बाद आम का परिणमन होके मल कैसे हो रहा है तो पक्व हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसा है, सविबंध है। यानी वो ठीक से क्लियरली पास आउट हो रहा है ऐसे अभी नहीं। सशूल, सपिच्छ और अल्पाल्प। मल प्रवृत्ति भी जो है वो शूल के साथ, इच्छा के साथ, अल्प अल्प, लेकिन बहुत बहुशः बहुत बार जाना पड़ता है, क्योंकि वो अल्प अल्प मल प्रवृत्ति है। बार बार थोड़ी थोड़ी मल प्रवृत्ति होना। और सशूल और सपिच्छा, ये अवस्था सप्रवाहिक और ये प्रवाहन के साथ आती है। तो इसको इन अ शॉर्ट एज अ प्रवाहिका अवस्था ऐसे चरक देखते हैं। प्रवाहिका को स्वतंत्र व्याधि सुश्रुत ने एज अ काउंट किया है अतिसार के ही व्याधि में, वो भी देखेंगे। अष्टांग संग्रह भी उसको अलग से देखते हैं। यहाँ पर अवस्था क्या है, पक्वमल है, लेकिन अभी भी वो विबंध जो है वो छूटा नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट विबंध मल प्रवृत्ति भी ठीक से पास नहीं हो रही है विथ शूल, थोड़ी थोड़ी और पिच्छा, ऐसे जो मल प्रवृत्ति हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स पिच्छित होने की वजह से प्रवाहन करना पड़ता है। तो इस अवस्था को उन्होंने सप्रवाहिका ऐसे अवस्था देखकर उसकी फिर आगे चिकित्सा आती है। तो ये प्रवाहिका का थोड़ा वर्णन जो है वो इलैबोरेट करके फिर उसकी चिकित्सा देखेंगे, क्योंकि वो क्या होता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। तो चरक में जैसे मैंने कहा कि प्रवाहन जो होता है, प्रवाहिका जो होती है, इट कम्स एज अ अवस्था ऑफ वातज एंड कफज अतिसार। अष्टांग संग्रह और सुश्रुत इसको क्या बोल सकते हैं, एज अ सेपरेट एंटिटी काउंट करते हैं, नॉट जस्ट वन अवस्था। तो अष्टांग संग्रह बोलते हैं पक्व दोष अभी। तो ये ऑफकोर्स अभी हमने जैसे देखा था कि चरक ने जैसे कहा है वैसे ही उसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड अष्टांग संग्रह ने किया है कि दोष क्या हो चुके हैं, पक्व हो चुके हैं। वो अतिसार्य थे, लेकिन अतिसरण हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, बहुशः बहुत बार हो रहा है। अनिलेन, वात के वजह से। विबद्धम सपिच्छम सफेन, विबद्ध है क्योंकि अभी तक वात का प्राधान्य उसमें है। पिच्छा का स्त्राव जो है वो मल के साथ हो रहा है, फेन हो रहा है। सशूल और परिकर्तिका, तो शूल और परिकर्तिका दोनों है। रोमहर्ष है। हे पुढचा जो शब्द आहे वो अष्टांग संग्रह ने स्पेसिफिकली यूज किया है, दैट इज निष्पुरुष। यानी प्रवाहिका में मल ऑलमोस्ट नील है। ओके, जो बाहर कुछ निकल रहा है वो सभी कफ और पिच्छा ही है। ठीक है, उसी को उन्होंने प्रवाहिका ऐसे एंटिटी काउंट की है। ओके, यानी सरोमहर्षम निष्पुरीशम च ताम प्रवाहिकाम बिंबिशीम इति आचक्षते, और ऐसे अवस्था को उन्होंने प्रवाहिका या फिर बिंबिशी ऐसा नाम दिया है। तत्र उदावर्त उपदिष्टान तेनैव विधिना संस्कृतान छाग पीशित रसान तज्जत। और फिर उन्होंने अवस्था बोली कि उदावर्त में जैसे हमने कहा था छाग मांस रस वगैरह जो सिद्ध करके देने, तो वही चिकित्सा यहाँ पर देनी है। उदावर्त में जो उक्त चिकित्सा है, निर्दिष्ट चिकित्सा है अतिदेश से, ये यहाँ पर प्रवाहिका में भी यूज करनी है, ऐसे उन्होंने कहा। सुश्रुत ने प्रवाहिका को एज अ स्वतंत्र व्याधि कहा है। वायु प्रवृत्ता, तो वात प्रकुपित हुआ है। निचितम बलासम, जो संचित हुआ कफ है उसको नुदति अधस्ता, उसको अधोमार्ग में नुदति यानी स्टिमुलेट कर देता है टुवर्ड्स अधोमार्ग। अहिताशन से प्रवाहमान, जो अहिताशन कर रहा है ऐसे व्यक्ति में प्रवाहमान से, और वो सब प्रवाहन मल का प्रवर्तन कर रहा है। मुहुर्मुहु मलाक्षम, और थोड़ा थोड़ा मल के साथ युक्त करके जो मल प्रवृत्ति होती है उसको उन्होंने प्रवाहिका ऐसे बोला है। अब सुश्रुत ने ऐसे किया है कि ये सिर्फ एक संप्राप्ति दी है। इसके बाद में उन्होंने फिर प्रवाहिका के प्रकार भी दिए हैं, वातज, पित्तज, कफ जैसे, तो उसमें पित्तज एक प्रकार भी आ जाता है। तो इसीलिए सुश्रुत को प्रवाहिका एज अ सेपरेट व्याधि अपेक्षित है। अष्टांग संग्रह को, बाघभट को और चरक को वो सेपरेट एज ए व्याधि लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा। इवन दो अष्टांग संग्रह ने उसको प्रवाहिका बोला है, लेकिन वो अगेन एज ए अवस्था ही आ रही है, ऐसे वो क्लियर आउट है। तो अष्टांग संग्रह इसके प्रकार वगैरह नहीं देते। तो वो अतिसार में ही जैसे हम आगे देखेंगे पित्तातिसार से रक्तातिसार होता है। तो रक्तातिसार को हम एग्जैक्टली टोटली डिफरेंट काउंट नहीं करते, हम वो पित्तातिसार की ही एक अलग अवस्था मानते हैं। वैसे ही प्रवाहिका भी वातज और कफज में एक आने वाली अवस्था है, ये समझना ज्यादा बेहतर है। तो इसका जब संप्राप्ति हम देखते हैं तो कौन से चीज का विचार करना चाहिए, ये देखा है कि वात और कफ का प्राधान्य है। सबसे प्रधान
ऑफ कोर्स यहाँ पर वात है जो कफ को नीचे लेकर जाता है। अब होता ये है कि कफ का जो स्निग्ध गुण है उसको वो जो कफ है वो वात को अवरुद्ध कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वात का जो रुक्ष गुण है वो ये स्निग्ध कफ को स्त्यान कफ में कन्वर्ट कर देता है। तो जो स्निग्धता थी पहले से जो प्राकृत स्निग्धता थी कफ की उसमें रुक्ष गुण मिक्स हो जाता है धीरे 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 एंड आफ्टर दैट वो स्निग्धता उत्पन्न होती है प्रवाहिका। अब इसकी चिकित्सा इसीलिए अष्टांग संग्रह भी उन्होंने आगे बोला है कि प्रधान चिकित्सा जो प्रवाहिका में होती है दिट इज मोर ऑफ अ वातघ्न चिकित्सा। सबसे ज्यादा प्रवाहिका में टारगेट कौन होता है, कफ नहीं होता तो वात होता है, क्योंकि वात ही कफ जो संचित हुआ है उसको नीचे लेकर जाता है। तो इसीलिए प्रवाहिका में वात चिकित्सा ये प्रधान चिकित्सा होती है। उसके साथ साथ अनुलोमन करना ऑफकोर्स, यानी वात का शमन करना और अनुलोमन करना, ये दोनों चीजें करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट कफ को फिर से स्निग्ध करना और विलयन करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। जो स्त्यानता आया है, स्त्यानता आई है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस उसमें मिक्स हो जाने के बाद, तो वो स्त्यानता को स्निग्धता में अगेन कन्वर्ट करना ये जरूरी होता है। और इसीलिए जो अभी वैद्य हैं जिन्होंने जिनका अभी लास्ट फोर्थ ईयर या फिर इंटर्न्स होंगे, आगे वाले होंगे, उनको ये पता होगा कि बिम्बिशी में या फिर प्रवाहिका में तैल का अनुवासन देना ये सबसे अच्छी चिकित्सा बोली गई है। इट इज बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, दिस स्निग्धता। क्योंकि जो कुछ पक्वाशय में हुआ होता है दैट इज स्त्यानता, तो हम जब तैल का अनुवासन देते हैं तो ये स्त्यान कफ को विलयन करना, उसको स्निग्ध करना, ये कर देता है। और दूसरा तैल का सूक्ष्म गुण है, विशद करने का गुण है। तो ये छुड़ाकर उस कफ को जो चिकट हुआ है, जो पिच्छिल हुआ है, जो पक्वाशयों को संचित है, उनको छुड़ाकर वो बाहर निकालता है। एंड दैट्स व्हाई बिम्बिशी या फिर आपके अति प्रवाहिका की अवस्था में तैल जो है वो सबसे अग्रय कहा गया है फॉर द वेरी रीजन। तो वात का रुक्ष गुण कम करना और कफ जो स्त्यान हुआ है उसको फिर से स्निग्ध करना और उसको पक्वाशय से छुड़ाकर बाहर निकालना, ये जो है ये प्रवाहिका का जो हमने एम डिसाइड किया था, वातघ्न करना, अनुलोमन करना, ये उससे अचीव हो जाता है। दैट्स व्हाई तैल अच्छी तरह से वो काम करता है। ये शाक जो है वो अभी देख रहे थे, वो पहले सूत्र से पढ़ते हैं फिर उसका इलेबोरेशन देखेंगे। यूषेण मूलकानाम तम बदराणाम अथापि वा। तो मूलक यूष है उसका उपयोग, या फिर बदराणाम, बदर का यूष, उपोदिकाया, उपोदिकेचा, शीरिणी यवानी शाख, वास्तुकस्य वा। ये हर एक शाख को विकल्प दिया है, यानी मूलक का यूष या फिर बदर का, फिर या फिर यवानी का या फिर वास्तुक का। सो जो कुछ उनके गुणों के हिसाब से जो कुछ यूष है वो यहाँ पर देना है। और ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, तो सुवर चला है, चंचू है, अवल गुज शाक है। इन सभी को एक एक शाक के यूज के तौर पर आप दे सकते हैं। छठी है कर्कारुका नाम वा, जीवंत्याः चिरभटस्य वा, जीवंती है, चिरभट है। लोणिकायाः सपाठायाः शुष्क शाकेन वा पुनः। लोणिका नाम का शाक है, पाठा है, शुष्क शाक नाम का भी एक पाठ है, शाक है। और ये सभी कैसे करने हैं, तो इसका संस्कार उन्होंने जो दिया है दैट इज दढ़ी दाढ़ी में सिद्धेन बहुस्नेहेन भोजय। एक तो बहुस्नेह देना है, इसीलिए मैंने ये संप्राप्ति जब हमने प्रवाहिका की देखी तो वहां पर ये मैंने हाईलाइट किया था, दैट इज स्निग्धता कफ की कम होना और वो स्नान हो जाना, बहुस्नेह यूज करना और दधी और दाढ़ियों से सिद्ध करना। जी, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है कि ये जो अब हम अवस्था देख रहे हैं, इट हैज़ कम डाउन टू निराम अवस्था। ठीक है, ये अभी सामावस्था नहीं है, और इसीलिए बहुस्नेह का उपयोग आप सिद्धि के लिए यहाँ पर कर सकते हो। अगर ये अभी भी सामावस्था रहती, अभी भी अग्नि उतना अच्छा नहीं होता, तो बहुस्नेह का उपयोग यहाँ पर चरक नहीं कहते। ये यहाँ पर कहते ही इसलिए है क्योंकि अभी अग्नि अच्छा हो चुका है और आम भी जो है वो पक्व हो चुका है, इसीलिए हम बहुस्नेह यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप दही नाम की चीज यूज कर सकते हो जो अभिषंधि है। तो ये दही और दाढ़ी में से सिद्ध करना और उसके साथ साथ बहुस्नेह का उपयोग करना,
ये इन शाखों के साथ उन्होंने करने के लिए बोला है। अब इन तो ये सभी जो शाख हैं, ये इतने सारे दिए हैं, उनके यूज़ क्या है? ये अगर आप देखोगे, तो वो सभी के सभी जो है ना, वो अनुलोमन करने वाले और वर्च का भेदन करने वाले, ओके? इसीलिए जो हमने ऊपर सॉरी देखे, 1 मिनट। तो ऊपर हमने जो शाख देखे थे, उनके आप गुण देखो, इसलिए मैंने जिनके स्पेसिफिकली मिले हैं वो लिखा है। वास्तुक भी भिन्न वर्चस करने वाला है, उपोदिका भी भेदिनी है, सुवर चला है, चंचू है, लोणिका है, अवलगुज है, ये सभी पुरुष भेदन करने वाले शाख हैं। चिरवट जो है वो जनरली हमारे ककड़ी वगैरह जो है उसके गण में आती है, तो वो भी वर्चो भेदी वाली शाख है। अब इसमें अर्श चिकित्सा में जो संदर्भ आता है वो मैंने यहाँ पर कोट किया है, क्योंकि अगेन मैं ये सब कोट इसलिए करता हूँ बाकी ग्रंथों से या फिर बाकी चिकित्साओं से, ताकि हमें ये समझ में आए कि इन सब में कॉमन थीम क्या है। अर्श में भी आप सभी को पता है, अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये सभी अग्निमान्य से होने वाले और अपने आप में कन्वर्ट होने वाले व्याधि हैं। और सेम शाखों का उपयोग सेम संस्कार से अर्श में भी आता है। जैसे उपोदिका, पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, जो कॉमन है वो उपोदिका, वास्तु, सुवर्चका, लोणिका, यव शाख, अवलगुज है, जीवंती, छठी, ये सभी शाख जो ऊपर अभी इस अध्याय में भी आते हैं, वो सभी वहां पर आते हैं। और उसमें थोड़े और अलग उस अवस्था के लिए भी आते हैं, जैसे तंडुलियक है, वीरा है, या फिर महापत्र, वो भी अर्श में आते हैं। लेकिन ये जो अतिसार में आने वाले थे और जो अर्श में भी कॉमन है, वो भी दधि दाढ़ी में सिद्ध है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है बहुस्नेहेन सिद्ध भर्जय, अर्श में उन्होंने बोला है यमक, यानी यमक में भी ऑफकोर्स 2 स्नेह एक साथ करके ही उनका संस्कार करना है, तो ऑफकोर्स वो बहुस्नेह के जैसे ही काम करेगा। वो सिंगल स्नेह यूज करके जो कर्म होगा, वैसे तो इसका कर्म नहीं होगा। तो ये यमक भर्जित ही है और दधि दाढ़ी में सिद्ध भी है। और इसको जब चक्रपाणी टीका आप देखोगे, तो बोलते कि ये सभी शाखा क्या है, अनुलोमिकानी शाखानी आम। तो अर्श में अनुलोमन करने वाले ये सभी शाखा, एंड इसीलिए हमने देखा था ये अवस्था जो हमारी थी इस प्रवाहिका में, तो वो पिच्छा स्त्राव सविबंध सप्रवाहन थी। तो इस सब में हमें अपेक्षा क्या है कि ये जो विबंध है, पिच्छा है, और ये जो स्त्यानता है, वो निकल जाए और पुरुष बाहर निकल के आए, ओके? क्योंकि पुरुष भी कैसे बाहर निकल रहा था, अल्प अल्प वाला। तो इसीलिए इस अवस्था में ये सभी जो शाख हैं वो भेदन करने वाले, पूरे अनुलोमन करने वाले शाखों का उपयोग इस अवस्था में प्रवाहिका के उन्होंने बोला है, ओके? तर त्यामुळे सगळ्यांमध्ये ह्या सगळे जर तुम्ही पाहिला, तर हे सगळे अनुलोमन करने वाले, पुरुष भेदन करने वाले ही हैं। मग आता दधी दाढी सिद्ध कशासाठी, तर ते याच्यासाठी आहे, हे सगळं हा पुन्हा अष्टांग संग्रहातला संदर्भ आहे, की दधी जे आहे वो दीपनम पाचनम वृक्षम दधी वातहरम परम बद्ध विटवा हरति अस्मात् चिरोत्थाम अपि बिंबिषि, यानी चिरोत्थ बिंबिषि जो है, यानी चिरकालीन प्रवाहिका जो है, उसको हरण करने में दधी बहुत उत्तम कार्य करता है, क्योंकि वो क्या करता है, दीपन करता है, पाचन करता है, रोचन करता है और वातहरम परम, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमने ऊपर भी देखा था प्रवाहिका में वात शमन करना इज सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट कफ, ओके? और बद्ध विटवा हरती, और ये जो विबंध की अवस्था आई है ऊपर, सपिच्छ, सप्रवाहन, सविबंध, उसको भी हरण करने वाला दधि होता है। फॉर दैट मैटर यहाँ पर दधि जो है वो यूज किया है सिद्ध करने के लिए। सी यहाँ पर आम्लरस यूज करना था, तो जैसे हमने वात श्लेष्महर गण में वृक्षाम्ल देखा, या फिर कहीं और पथ्यकर अवस्था में हम आमल की देखते, तो वो चल जाता, लेकिन वो उन्होंने यूज नहीं किया है। दधी जैसी चीज जिसे हम जनरली अग्निमान्यकर मानते हैं, जिसे हम अभिषंधि मानते हैं, स्रोतोरोध करने वाला मानते हैं, वैसा दधी ही यहाँ पर उन्होंने एज अ चिकित्सा के तौर पर यूज किया है, बिकॉज ऑफ द गुण मेंशन्ड बाय अष्टांग वातहर, दीपन, पाचन आणि रोचन। त्यामुळे चिरकालीन प्रवाहिका की अवस्था में या यानी चिरकालीन बिंबिशी को भी वो हरण करता है। इसका मतलब जो अचिरकालीन है, यानी अभी अभी हुई है, उसी में भी वो यूजफुल होता ही है, ऐसे उसका मतलब है। तो उसी के लिए दधी जो है वो यहाँ पर आता है, जिसको हम प्रायः अतिसार में यूज करेंगे, ऐसे हमें दिमाग में डिरेक्टली नहीं आता। म्हणजे माझ्याकडे सुद्धा जर पेशंट आला, तर मी पहिल्यांदा त्याला दही खायला सांगेल अतिसारामध्ये, असं
जनरली होता नहीं। ओके, सो ऐसे कंडीशन में भी ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो प्रायः सामावस्था में आते हैं। निरामावस्था आने तक एक्चुअली अतिसार जो होता है वो बंद हो जाता है। विबंध, पिच्छा, स्राव रह गया, ऐसे बहुत कम पेशेंट्स दिखते हैं और ऐसी अवस्था में ही दही यूज करने के लिए बोला है। नॉट इन द सामावस्था या फिर जिसमें विबंध नहीं है तरी पण वापरा, अशी ही अवस्था निश्चित नहीं। ओके, और उसके साथ मैंने हाँ ये वाला सूत्र जो मैं बोल रहा था, यथा यथा स तैलस्यात् वात शांतिस्तथा तथा प्रशांते मारुते चापि शांतिं याति प्रवाहिका तस्मात् प्रवाहिके रोगे मारुतम शमयेत् दिशती। हा महत्वाचा रेफरन्स आहे। प्रवाहिकेमध्ये टार्गेट जो आहे तो वात असायला हवा। त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्ही जिथे जिथे तैल असतो तिथे तिथे वातशांती असते। ओके, आणि वातशांती झाली की प्रवाहिकेची शांती होते। त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की प्रवाहिकामध्ये वातशमन हे सगळ्यात अग्री आहे आणि त्याच्यामुळे तैल जो है वो प्रवाहिका रोग में सबसे आगे है। बिकॉज तैल तैल मारुत का शमन और मारुत का शमन लीड्स टू प्रवाहिका का शमन, इसलिए तैल जो है वो प्रवाहिका में सबसे अग्रे बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मल का अनुलोमन होना एक्सपेक्टेड है, विबंध का नाश होना अपेक्षित है और वात का शमन होना अपेक्षित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें निरामावस्था, दैट इज द एस्पेक्ट विच शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर निरामावस्था है तो ही आप बहुस्नेह, दही इनका उपयोग कर सकते हो। सी इसमें समझने वाली बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों में हम गृहिणी के पेशेंट ज़्यादा देखते हैं, अतिसार के उठने नहीं देखते। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपिच्छ, सविबंध, सप्रवाहन, मल प्रवृत्ति ये बहुत कॉमन है गृहिणी जैसे व्याधियों में, जो जिसमें सामावस्था बिल्कुल होती है। तो ये डायग्नोसिस कंफर्म होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गृहिणी में सामावस्था में ये लक्षण है और आपने उसको निराम समझकर ये चीज़ की, यानी दधी दाढ़ी में सिद्ध करके और बहुस्नेह यूज करके, तो वो गृहिणी व्याधि और बढ़ने के चांसेस है। दैट्स वाय ये समझना जरुरी आहे की इट इज नॉट जस्ट द क्लिनिकल साइन्स अँड सिम्प्टम्स, म्हणजे फक्त विबंध, अल्पाल्प, सशूल दिसतंय म्हणून मग प्रवाहिका समजून चिकित्सा केली तर ती चुकू शकते। ओके, उसमें निरामत्व है या नहीं है ये समझना जरुरी होता है। आता इथे सप इच्छा असून सुद्धा तो निराम असू शकतो, हे समझून घेणं जरूरी आहे। क्योंकि जनरली क्या होता है, पिच्छा आ गई इसका मतलब ही हमारे दिमाग में होता है कि वो साम हो गया। ओके, म्हणून हे मल परीक्षण पेशंट कडून पण तितकं कॉशियसली होणं बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी के लिए तो हम रुग्ण के मल का परीक्षण साक्षात नहीं करते, बिंदु माधव गट्टी सर जैसे करते थे वैसे। तो जिह्वा देखकर उसके बाकी के लक्षण, यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये सब लक्षण होते हुए भी हम कैसे ये डायग्नोस कर पाएंगे कि ये निरामावस्था होगी। तो ऑफकोर्स निरामता का मतलब सिर्फ मल देखना ऐसे नहीं है, उदर लाघव होगा, अग्निदीपन होगा, क्षुधा लगने लगेगी, तृष्णा यानी लंघन के जो सम्यक योग है, वो वातानुलोम्यम वगैरह ये सभी चीज़ है, तो वो सब दिखेंगे। वातानुलोमन नहीं होगा, सॉरी। तो ये सब लंघन के सम्यक योग जो है बाकी है, उदर लाघव होना, जिह्वा पर कोटिंग ना होना, रुचि आने लगना फिर से खाने में, भूख लगना, ये सभी लक्षण देखने से आप डायग्नोस कर सकते हो कि अब ये निरामता है। और ये जो मल के साथ स्त्यानता और पिच्छिलता आ रही है, इट इज ओनली कफ एंड नॉट साममल। ओके, सो फ्रॉम दैट हम निरामता आई है और जो कुछ बाहर निकल रहा है इट इज जस्ट पिच्छास्त्राव ऑफ कफ, ये डायग्नोस करके फिर उसको प्रवाहिका के तौर पर चिकित्सा की जा सकते है। ओके, हे प्रॅक्टिसमध्ये हे खूप ओव्हरलॅपिंग होऊ शकतं, ह्याच्यासाठी हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे। सो हे सगळे जे आहेत हे अनुलोमन करणारे शाख म्हणून इथे चिकित्सा उपयुक्त केलेली आहे, विथ दधी दाढ़ी आणि बहुस्नेह से। आता पुन्हा मूलक वगैरे जो है उनके यूज पता होता है। वैसे ही बदर भी है, जो सभी को पता हो, बदर अनुलोमन करने वाला है, रुद्र है। बदर जो है वो आपका जो महाकषाय है उसमें विरेचनोपग में भी बदर आता है। तो वो एक्चुअली मल का विरेचन करने का सामर्थ्य रखने वाला ऐसा द्रव्य है बदर जो है वो। ऑल्सो महाकषाय अगर आप देखो तो वो हिक्का और छर्दी प्रशमन में भी आता है। त्यामुळे जिथे जिथे वरती गती खूप वाढलेली आहे आणि खालती आपल्याला अनुलोमन करना है, ऐसे कंडीशन में बदर का यूज जो है वो दिया है। ठीक है, इसीलिए एक कॉम्बिनेशन जो आता है वो बहुत बार आपने देखा, यव कोल और कुलत, तो उसमें कोल इज बदर। तो ये जो वातघ्न द्रव्यों में सिद्ध घृतों में या फिर तैलों में या फिर बस्तियों में ये कॉम्बिनेशन आता है, उसमें वो बदर आता है जो अनुलोमन, विरेचनोपग और रुद्य है।
ओके, ऐसा ये बदर है। और शुष्क मूलक और बालमूलक के गुण तो सभी को पता आहे, जैसे वो काय वातकफग्न आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर ते लघु असतं, उष्ण असतं. ओके. सो संग्रहण करने के लिए और अनुलोमन करने के लिए ये मूलक यूश जो है और बदर यूश जो है वो उन्होंने दिए हैं। तो ये सब हो गए आहार की कल्पनाएँ, शाक की कल्पनाएँ जो सप्रवाहन मलप्रवृत्ति में उन्होंने बोला है। तर ह्या सगळ्यामध्ये ना शायद सुश्रुत ने ही या फिर अष्टांग संग्रहने इसे बोला है. हां, वाग्भटाने सांगितलं. निस्सारक किंवा बहुतेक निश्चारक अशी काहीतरी ती ऐसे वो उन्होंने उसको संज्ञा यूज़ की है. तो निश्चारक या फिर निस्सारक संज्ञा यानी जिसमें पुरुष अभी बहुत अल्प रह गया है और फिर सविबंध सशूल मल प्रवृत्ति निकल रही है और निराम अवस्था है. उसको उसने निस्सारक, निश्चारक ऐसी अवस्था बोली है, व्हिच इटसेल्फ इज अ प्रवाहिका अवस्था. ओके. तो हे सगळं प्रवाहिकेच्या विषयी आणि त्याची चिकित्सा कुठल्या स्वरूपात दिली आहे तर वातघ्न चिकित्सा पहिली करणं और पुरुष का भेदन करना, पुरुष का अनुलोमन करना, दैट विल बी द टारगेट ऑफ प्रवाहिका अवस्था या फिर व्याधि के तौर पर अगर हमारे सामने आए तो। अब उसके बाद 34 से लेकर 41 तक जो है ये सभी अवस्था जो है वो पुरुष क्षय की अवस्था। अब अभी हमने जैसे देखा था सुश्रुत वाग्भट का जो अष्टांग संग्रह का रेफरेंस, दैट वाज निष्पुरुषम। जो मल था वो अल्प था, ईशत पुरुषम या फिर निष्पुरुष था। ऐसी अवस्था हमने प्रवाहिका की देखी थी। अब समझो ये शूल परिकर्तिका खत्म हो गया, लेकिन अभी भी पुरुष क्षय ये लक्षण है और उसके वजह से जो हम पुरुषे वायुरांतराणि सशब्दो वेष्टयन्निव ऊर्ध्वं गच्छति यात्यूर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् वृषम्। ये जो पुरुष क्षय के लक्षण हैं, वो अगर अतिसार में दिखने लगे, तो क्या चिकित्सा करनी चाहिए? ये जो है, ये सब आता है 34 से लेकर 41 तक। त्यामुळे अतिसार बहुत दिन तक अगर रह गया एंड बिकॉज़ ऑफ दैट अगर निष्पुरुष अवस्था आ गई और शरीर में पुरुष क्षय हो गया। अब पुरुष क्षय भी ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पुरुष का कर्म ऑफकोर्स वायु अग्नि धारण और शरीर धारण होता है क्योंकि वो पार्थिव है। ये भी हमने वो वाग्भट में पढ़ा हुआ है मल के कर्मों में। दूसरी बात जो हमने स्नेह के बारे में देखी थी, वो भी यहाँ पर फिर से समझ के लेना ज़रूरी है कि हमारा शरीर जो है वो मल के लिए साथ में होता है। अब हमारा शरीर मल साथ में है, इसका मतलब ये है कि जैसे वाग्भट ने भी कहा है कि मल क्षय जो होता है वो ज़्यादा पीडाकर होता है मल वृद्धि से. त्यामुळे पुरुष वृद्धि होणं हे जास्त ईज़ी है. मल वृद्धि जो है, पुरुष वृद्धि जो है, वो ट्रीट करने के लिए ज़्यादा ईज़ी है रादर दैन पुरुष क्षय. और इसीलिए पुरुष क्षय जो है वो ट्रीट करना ज़रूरी होता है. म्हणून मग हे सगळे पुढचं जे सगळी चिकित्सा आहे की पुरुष वृद्धिकर अवस्था आणि पुरुष वृद्धिकर सभी आहार द्रव्य जो है वो फिर आगे यहाँ पर सभी आते हैं, ठीक है। तो वो चिकित्सा क्या क्या है देखिए, कल्कस्यात् बाल बिल्वानां तिल कल्कश्च तत्समः दध्न सर्व अम्ल स्नेहाढ्या खड़ो हन्यात प्रवाहिका। अब यहाँ पर खड़ तैयार करना है। अब खड़ यानी जो तक्र दही अम्ल ये मिक्स करके धान्य वगैरह मिक्स करके जो अम्ल रसात्मक किया जाता है उसको उन्होंने खड़ ये आहार कल्पना बोली है, जो अतिसार अर्श ग्रहणी इन सब में बहुत कॉमनली आती है। सो बाल बिल्व का कल्क, तिल कल्क सम मात्रा में उसके साथ लेना है। फिर दधिसर सेम अगेन इसका बेस ऊपर का जैसे था वैसे ही है। दधिसर है, अम्ल है। अब अम्ल का मतलब दधिसर से अम्ल किया हुआ या फिर उसके साथ दाढ़िम वगैरह भी अम्ल किया ये। और स्नेहाद्य, अब स्नेहाद्य या फिर ये स्नेहाढ्य भी हो सकता है। जैसे हमने ऊपर देखा था बहुस्नेह, वैसे बहुत स्नेह डालकर खड़ करके वो प्रवाहिका में यूज़ करना है, जिसका वो शमन कर सकता है। तो ऊपर जैसे हमने कार्य कारण भाव देखा था, वही यहाँ पर भी कार्य कारण भाव है। अलग कोई कार्य कारण भाव नहीं है इस योग का। उसके बाद है दैट इज यवाना मुद्गमाषाणाम शालीनाम से तिलस्य च कोलानाम बालबिल्वानाम धान्ययूषम प्रकल्पये। अब धान्ययूष का मतलब उन्होंने नीचे भी टीका में दिया है, धान्ययूषम इति धान्य प्रधानम यूषम यथोक्तमेव। जिसमें धान्य बहुत सारा एज ए कंटेंट के तौर पर आता है, उसको उन्होंने धान्ययूष बोला है। तो ऊपर के जैसे ही करना है उन्होंने बोला है। यव मुद्ग माश शाली तिल कोल बाल बिल्व इन सब का धान्ययूष जो है वो यूज करना है। अब ऑफकोर्स
ह्याच्यात फक्त वेगळं ह्यांनी खाली दिलंय गोष्ट. हाँ, समझने वाली बात शालीनां यद्यपि बद्धवर्चस्वम् उक्तं तथा अपि इह खडयूष रसविशेषयुक्तानां संयोगशक्त्या वर्चक्षयहितत्वं दर्शयन् आह स्निग्धाम्लाः शालेश्च अग्र्या वर्चक्षयरुजापः। सी अगर आप शाली और षष्ठी का इन सबके गुण देखोगे तो उनके मल में एक्चुअली फलश्रुति में क्या आता है तो वो बद्धवर्चस करने वाले होते हैं। ओके। और हमें एक्चुअली यहाँ पर अब लक्षण क्या आए हैं, क्षय हो चुका है मल का, तो ये और बांधेगा उसको, तो ये अपेक्षित नहीं है। फिर भी यहाँ पर शाली का उपयोग क्यों बोला है, तो फिर वो बोलते हैं कि खड़ यूष रस विशेष युक्ता, यानी आगे भी खड़ यूष या फिर मांस रस विशेष करके जब हम उसका संयोग करके यूज करते हैं तो वो वर्च क्षय में उपयुक्त हो जाता है, तो वो पुरुष क्षय में उसका उपयोग हो जाता है। अब उन्होंने रेफरेंस जो दिया है स्निग्धाम्लाः शालेयश्च अग्र्या, वो यही यही का है, अगर आपको दिख रहा है 39 नंबर का, स्निग्धाम्लाः शालेयश्च अग्र्या वर्चक्षय रुजापः, क्योंकि ये जो शालय है, शाली है, वो स्निग्ध और अम्ल करके पुरुष क्षय में रुजा हो तो उसका उपयोग होता है, वैसे ऐसे उन्होंने आगे ही दे दिया है। ओके, तो वही उन्होंने यहाँ पर एक साथ किया है। अब ये सब और भी अगर आप देखोगे तो वही सेम वैसे ही अवस्थाएं आती हैं। ऐकध्यम यमके भृष्टम दधि दाढ़ी सारिकम वर्चक्षये शुष्क मुखम शाल्यन्नम तेन भोजये। तो अगेन यहाँ पर अगेन शाली अन्न ही सेवन करने के लिए बोला है। अगेन ऊपर जैसी अवस्था थी वैसे ही है, यमके भृष्ट है, दधि और दाढ़ीम सारिक। अब दधि दाढ़ीम सारिक का भी उन्होंने दिया है, दधि दाढ़ीम साराभ्याम संस्कृतम दधि दाढ़ीम, तो दधी और दाढ़ी से सिद्ध किया हुआ सार, दाढ़ी माता सार आणि दधी, इसका उपयोग करना है किसमें, वर्चक्षय और शुष्क मुख, यानी पुरुष का क्षय हो चुका है और मुख यानी मुख में भी शुष्कता आ चुकी है, म्हणजे इतकं ते अतिसार में इतना द्रव भाग चला गया है कि मुख भी अभी शुष्क होने लगा है। ऐसे कंडीशन में ये शाली अन्न जो है वो ऊपर के द्रव्यों के साथ लेनी है। दध्नस्तरं वा यमके भृष्टम सगुणनागरम सुराम वा यमके भृष्टम व्यंजनार्थे प्रदापयित। अब दध्नस्तरम वा यमके भृष्टम सगुणनागरम, आता गुड़ आणि नागर जो है वो दधिसर और यमक में भृष्ट करके लेना है। अगेन वही ऊपर के जैसे ही है। किंवा सुराम वा यमके भृष्टा, किंवा सुराच डायरेक्ट काय करायची आहे, तिला ते यमकाचं काय म्हणतात तडका देणं, ऐसा जो है वो सुरा को ही वो यमक को तड़का देकर यमक का तड़का देकर व्यंजनार्थ, व्यंजनार्थ यानी टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा आहार में सेवन करना है। ये शायद मैंने दिया है, नहीं ये अजून पुढे येत आहे। ओके, सो यहाँ पर एक अलग बात, जो सुरा का जो है वो हमने पहले वाला जो द्रव आहार हम देख रहे हैं तो वहां पर भी हमने सुरा जो थी वो देखी थी, क्योंकि वो ग्रहणी अर्श हर है, ब्रूहण है, बल्य है, कुरु है, तो ये सभी सुरा के गुण हमने पहले देखे। अब जो गुड़ नागर है उसका भी उपयोग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड़ नागर का उपयोग सबसे ज्यादा आता है शोथ की चिकित्सा में। यहाँ पर अभी मेरे पास देखता हूँ, बरं तुम्ही फक्त एकदा बघून घ्या, म्हणजे कारण ते आता पुन्हा काढायला लागेल तरी बघतो। शोथ के चिकित्सा में वाग्भट ने उसका उपयोग बहुत ज्यादा बताया है। घ्यायचा फक्त माझ्याकडून विसरला। म्हणजे गुड़ नागर एक साथ करने से उसका काम कैसे होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए। यस, वर्धमान गुड़ नागराचा प्रयोग, ये अगर आपको दिख रहा है तो आर्द्रकम व समगुणम प्रकुंचार्ध विवर्धितम परम पंचपलम मासम यूष क्षीर रसाशनः गुल्मोदराश श्वयतु प्रमेहा श्वास प्रदेशाय अलसका विपाका सकामलाशोष मनोविकारा तासम कफम चैव जयेत प्रयोगा। तो हे आर्द्रक आणि गुड हे समभाग घ्यायचंय आणि प्रकुंच प्रकुंच म्हणजे अर्ध अर्ध पल ते वाढवत न्यायचंय। मात्रा त्याची किती त्यांनी सांगितले, पंचपल की जो मात्रा है वो दैट विल बी द हाईएस्ट वन। और ये सब जब आप सेवन कर रहे हो तो मांस यूष उसके साथ साथ यूष क्षीर और रस, ये उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो ये एक्चुअली दोषों के हिसाब से, यानी कफ प्रधान अवस्था हो तो मांस सेवन यूष सेवन करो, पित्त की अवस्था हो तो क्षीर सेवन करो, और वात प्रधान अवस्था हो तो मांस रस का सेवन करो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये गुड़ार्द्रक का प्रयोग, गुड़ नागर का प्रयोग शोथ में आता है। अब अगर उसके आप फलश्रुति देखोगे तो
तो वो समझ में आता है। गुल्म है, उदर है, अर्श है, शोथ है, प्रमेह। अब ये सभी बहुदोष अवस्थाएं, चिरकालीन व्याधि और जिसमें दोष संघात स्वरूप हो चुके हैं, यानी दोष ऐसे सुट्टे नहीं है, वो उत्प्रेषित अवस्था में है या फिर इझिली बाहर निकलेंगे ऐसे अवस्था में नाही, ते साठलेत आणि असे चिकट झालेत आणि जाऊन कुठेतरी बसलेत, अशी अवस्था ही ह्या सगळ्या व्याधींमध्ये आहे. श्वास प्रतिशाय अलसक अविपाक, ये क्लियर है। श्वास और प्रतिशाय तो वो अगेन गुणार्धक, तो वो डायरेक्टली व्याधि प्रत्यनिक है, तो वो क्लियर है। अलसक इज अगेन आमकी अवस्था, अविपाक अगेन अग्निमांद्य, कामला जो है वो इसमें दोष क्या हो चुके हैं, पित्त जो है वो हृदय से लेकर शाखाओं में जाकर स्थिर हो चुके हैं। शोष और लास्टली मनोविकार, तास का बोलने की जरूरत नहीं, वो व्याधि प्रत्यनिक के तौर पर भी यूज होगा, और कफ में। तो गुड़नागर के अगर आप ये फलश्रुति देखोगे तो ये समझ में आता है कि दोष जो है वो अग्निमांद्य एक तो सबसे बिल्कुल है। सेकंडली दोष जो है वो बहुदोष है, संचित है और स्थिर स्वरूप के, संघात स्वरूप के दोष है और बहुत सारे शाखाओं में जा चुके हैं। ऐसे भी है गुल्म, उदर, अर्श, ये कोष्ठ वाले व्याधि और उसके साथ साथ शोथ, प्रमेह, कामला, ये शाखागत व्याधि, ऐसे दोनों व्याधि यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनमें कॉमन दोष का स्वरूप ही है। तो गुड़ नागर का प्रयोग करता क्या है, तो एक तो आर्द्रक जो है ये दोषों का कफ स्वरूप दोष, म्हणजे आता कफघ्न असल्यामुळे आर्द्रक का जो उष्णवीर्य है और पाचन करने का स्वभाव है, इसके वजह से वो क्या करता है, ये स्रोतसों में उपलिप्त जो दोष है उनका वो पाचन करके उसको छुड़ाता है। और गुड़ का काम क्या है, इन सभी दोषों को कोष्ठ की तरफ लाना। क्योंकि याद होगा आपको, हम कृमि में भी गुड़ का प्रयोग करते हैं, इवन दो गुड़ इज कृमिकर। अब पुराण गुड़ होते हुए भी फिर भी वो मधुर रसात्मक ही होता है। उसका रोल ये होता है कि गुड़ जो होता है वो क्लेद को कैरी करता है, तो त्याला उस क्लेद को, उन दोषों को वो मार्ग देने का वो रोल प्ले करता है। तो ये जो आर्द्रक ने दोषों को छुड़ाया है, उन सभी दोषों को एक छुड़ाने के बाद जो लिक्विफाई हुए दोष है, उनको ये एक रूट देने का काम गुड़ जो है वो करता है। आणि म्हणून मग हे सगळे जे चिकटून बसलेले, म्हणजे घट्ट बसलेले दोष आहेत, त्यांना सोडवायचं आणि त्यांना कोष्ठात आणून बाहेर काढायचं. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड बाय गुड अँड नागर संयोग. त्याच्यामुळे गुड़ नागराचा उपयोग हा पाचन करून दोषों को निरूहण करना, ये जो कर्म है ये यहाँ पर गुडार्द्रक में उपयुक्त है। आता इथे मनोविकारांपर्यंत जाण्याचा रोल जो आहे, अगेन यहाँ पर मनोविकार का मतलब रजतम से हुए दोषों में मनोव्याधियों में इसका उपयोग नहीं होगा। ये मनोविकार यानी कौन से, उदावर्त जैसे व्याधियों से जो मनोविकार तक गया है, ऐसे अवस्थाओं। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे मनोविकार यानी अगर आप उसको उन्माद अपस्मार ऐसे हम हमारे लिए कंसिडर करें, तो जो शारीरिक मानस है आइडियली स्पीकिंग, तो ऐसे व्याधियों में दोनों भी उन्माद अपस्मार देखोगे तो वो अल्प दोष से कभी भी नहीं होते, वो इतने बहुदोष होते हैं कि वो हृदय में अवस्थित होकर मन को दुष्ट करके व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे अवस्था में दोषों को शोधन करने के लिए ये गुडार्द्रक का प्रयोग किया है। इवन आगे जाकर उदावर्त का अगर आप देखोगे अध्याय चिकित्सा स्थान में, तो वहां पर भी उदावर्त में मनोविकार एज अ लक्षण आता है। त्यामुळे उदावर्तासारखा व्याधी सुद्धा मनाचे व्याधी करू शकतो, हे लक्षात घ्यायचं। तो ऐसे उदावर्त से हुए या फिर अपान का अवरोध होने की वजह से संप्राप्त स्टार्ट होकर जो मनोविकार तक गए हैं और जो बहुदोषावस्था से हुए हैं, ऐसे अवस्था में गुडार्द्रक का प्रयोग कर। ओके, नाहीतर सरसकट मनोविकार फलश्रुतीमध्ये आले म्हणून गुडार्द्रक वापरलं तर त्याला त्याचा उपयोग होणार नहीं, कारण इथे गुडार्द्रकाचा उपयोग हा हेतु विपरीत चिकित्सा के तौर पर ज्यादा है, ना कि व्याधि प्रत्यनिक। ओके, सो सेम इसीलिए शोष ये भी व्याधि फलश्रुति में आता है, क्योंकि जैसे हम राजयक्ष्मा व्याधि में आसवारिष्ट का प्रयोग करते हैं, मद्य का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, तीक्ष्ण उष्ण व्यवाही विकासी गुणों से स्रोत शुद्ध होते हैं। स्रोत शुद्ध होते हैं तो पिछले रस धातु का पोषण फ्लो जो होता है वो अच्छा हो जाता है और पोषण होता है। वैसे ही गुडार्द्रक काम करता है। गुडार्द्रक ये सभी स्रोतसों को शोधन करके दोषों को कोष्ठ में लाता है, तो ऑफकोर्स धातुओं का पोषण फिर से भी उस स्रोत से वो अच्छा होने लगता है, एंड थ्रू दैट गुडार्द्रक जो है वो शोष इस व्याधि में उपयुक्त होता है। तो सेम उसी प्रकार का कर्म इस अवस्था में
वर्चक क्षय में, और ये जो विबंध हो चुका है, सप्रवाहन मल है, स्त्यान कफ है, ऐसे अवस्था में गुणनागर का प्रयोग यहाँ पर उपयुक्त है, क्योंकि इसी यहाँ पर भी ये जो दिया है कफम चैव जयत, तो वो कफघ्न कर्म भी करता है जो हमें यहाँ पर करना है। तो गुणनागर का प्रयोग जब आप ऐसी अवस्था में करते हो तो वो वात का अनुलोमन भी करता है, स्रोतस का शोधन भी करता है, वर्चोनुलोमन भी करता है, यानी वर्चक का भेदन करके उसको बाहर निकालने का काम, और आर्द्रक है तो वो पाचन करने का उत्तम काम करता है। तो ये सभी कर्म जो है वो यहाँ पर गुणनागर के इस वर्चक्षय सप्रवाहन अवस्था में उसका यहाँ पर फायदा होता है। और मैंने जैसे कहा, ये आप बाकी जो व्याधि अभी हमने देखे थे वहां पर भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर उसका कर्म ये है। लेकिन यहाँ पर अगेन उन्होंने, अगर आप देखोगे तो उसको किसके साथ मिलाने का, मिक्स करने के लिए बोला है, तो वो दधीसर अँड यमक, पुन्हा इथे हे चुकलेलंच नाहीये, एकतर स्नेह वापरायचा है आणि आम्लरस वापरायचा है। तो आम्लरस और स्नेह, ये दो चीजों को तो यहाँ पर वो छोड़ ही नहीं रहे हैं प्रवाहिका अवस्था में और वर्चक्षय की अवस्था में, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं जो इन सभी कंटेंट्स को कामित्व देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसके साथ अम्लरस और यमक नहीं डालोगे तो वो इस वर्चक्षय की अवस्था में उपयुक्त नहीं रहेगा। फिर उसके उपयोग ज्यादातर कहाँ होगा, जो हमने अभी फलश्रुति देखा, मनोविकार होंगे, या फिर कफ होगा, श्वास का प्रतिशय होगा, वहां पर उसका कामित्व चला जाएगा। हमें वो कहाँ लाकर रखना है, पक्वाशय की ओर पर। इसीलिए गुणनागर जो है वो दधिसर और यमक के साथ भ्रुष्ट करके लेने के लिए बोला है, और उसको उन्होंने और एक ऑप्शन दे दिया, सुरा को भी आप यमक में भ्रुष्ट करके व्यंजनार्थ दे सकते हैं। आगे वाला एक ये सूत्र पढ़ते हैं शायद, और फिर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे से फिर वो मांस प्रयोग स्टार्ट होता है। ये नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो देखकर हम रुक जाएंगे। फलाम्लम यमके भ्रुष्टम यूषम भृंजनकस्य वा। फलाम्ल जो है, आम्ल फल जो है वो भी यमके भ्रुष्ट करके दे सकते हो आप। फलाम्ल म्हणजे पुन्हा तीच आम्लरसात्मक फळं जी असतात, डाळिंब आहे, पुन्हा आवळा आहे, उनको भी यमक भ्रुष्ट करके आप दे सकते हो। पुन्हा योग वही है, आम्लरस यूज करना, स्नेह यूज करना, या फिर और उन्होंने यूष बोला दैट इज भृंजनक। अब प्रॉब्लम इसमें सबसे बेसिक ये है कि हम जनरली गृंजनक को काय म्हणतात त्याला, गाजर समझतो, ओके, बट ये गाजर नहीं है। गृंजनक का मतलब गाजर नहीं होता। गृंजनक का मतलब लाल मुळा असतो, आता त्याला हिंदीमध्ये काय म्हणतात मला माहिती नाही, रेड कलर का जो मूली होती है, ओके, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय गृंजनक, ओके। त्यामुळे गृंजनक का मतलब बिल्कुल भी गाजर मत लीजिए, उसके गुण गृंजनक से मेल नहीं खाते। अगर आप गृंजनक के गुण देखते हो तो वो बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण बोला गया है, गाजर अजिबात उष्ण तीक्ष्ण नसतं, ओके। ये जो लाल मूलक होता है वो उष्ण तीक्ष्ण होता है, इसीलिए ये पित्त प्रधान अवस्था में देने के लिए नहीं बोला है। म्हणून हे गृंजनक आपण कधी वापरणार आहे, वात कफ प्रधान अवस्था, जो अभी ये प्रवाहिका की अवस्था है उसमें। और इंटरेस्टिंगली ये गृंजनक उष्ण तीक्ष्ण होते हुए भी वो संग्रहण करने वाला होता है, कफवात शमन करने वाला होता है। इसीलिए ये वात कफघ्न होकर कफ का जो स्त्यान कफ है उसका छेदन करने वाला होता है। इसलिए ये गृंजनक का यूष जो है वो इस प्रवाहिका के अवस्था में बोला है, ताकि विबंध का शमन हो और स्त्यान कफ का शमन हो, इसलिए, ओके। सो पित्त के अवस्था छोड़कर वात कफ प्रधान अवस्था, सविबंध, सशूल, सपिच्छ, ऐसे अवस्था में गृंजनक यूष जो है, यानी लाल मूली जो है उसका उपयोग उन्होंने यहाँ पर बोला है। अब लोपाकर रसम अम्लम व स्निग्धाम्लम कच्छपस्य, इससे आगे अगेन मांसाहार स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम कल देखेंगे। आता मग काही डाउट असतील तर विचारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद यहाँ पर हैंड रेज भी था और एक क्वेश्चन भी था, एक मिनट। हाँ, हो मैडम, हो। If a patient age 58 female, tongue slightly coated from upper side only, stool not so loose and not so hard, dip in water, come in small quantity, stomach gets clear after going 2-3 times in morning, take food twice a day, but she feels hungry in the morning, not willing to take in evening. Fruit once a day, patient never take food after 7 p.m. Having gas issues the whole day, gas passes from lower and upper tract, having external piles also. How to see this case, please suggest. ओके, हाँ, नहीं, पण बहुतेक त्यांनी खालती हाँ, उन्होंने I लिख get my लिखा है answer. कि हाँ, Yes. उनको समझ में आ गया, ओके। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा कि इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जनरली कैसे होता है ना, जब हम कोई भी अध्याय पढ़ते हैं तो हमारे सामने लगता है कि ओके, जो हमने पेशेंट देखा है वो उसके जैसे ही होता है।
लेकिन इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस कि आप सभी ग्रंथ की उपस्थिति होना ज़रूरी होता है। म्हणजे अभी हम प्रवाहिका पढ़ रहे हैं इसलिए हमें लगता सकता है कि ओके इट वाज़ अ पिक्चर ऑफ अ प्रवाहिका, बट प्रोबेबली चांसेस आर दैट इट कैन बी ग्रहणी एंड इट कैन बी उपद्रव ऑफ अर्श। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स हे क्लिनिकल पिक्चर पेशेंट बघून म्हणजे आपने पेशेंट देखा है तो इट इज़ आपको ही वो ज़्यादा क्लियर होगा और जैसे आपने कहा कि आपको वो आंसर मिल गया तो वो बेटर है। एक हैंड रेज भी था बीच में, अगर जी। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली सर से। हाँ, नमस्ते सर, ये मेरा ही प्रश्न था। जी, 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 बोलिए। एक्चुअली इस पेशेंट में मैं बहुत कंफ्यूज थी कि उसको वातज ग्रहणी है या जैसे अर्श का भी मैंने बताया उसको एक्सटर्नल पाइल्स भी है, बीच में परिपक्ति का भी हो गया उसको। हाँ, और ये बहुत लंबे समय से है उस पेशेंट में, हाँ, लगभग उसको 40 से 50 साल हो चुके हैं। वो बता रही है कि जब वो 10 साल के बाद की एज में उसको ये प्रॉब्लम रहती ही थी कि ओके, उसका स्टमक डिस्टर्ब रहता था। उसका पूरा फेस उस पे पिटिंग है सर। ओके, और एज जो है उनकी 58 हो गई है और बहुत मतलब बहुत अच्छी हेल्दी पेशेंट नहीं है, लीन थिन ओके, पेशेंट है, नॉर्मल है। ओके, कभी वो ठीक हो जाती है, कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पे सूजन आ गई जी, हो। जैसे हाँ, अभी आपने जो सिम्पटम्स बताए वो ही सब मुझे उसमें दिख रहे थे। हाँ, हाँ। नहीं चांसेस है दैट मैडम कि ये ग्रहणी दुष्ट होने के ही चांसेस ज़्यादा है रादर देन प्रवाहिका। क्योंकि इतना क्रोनिक होना प्रवाहिका और अतिसार में इतनी भी क्रोनिसिटी नहीं दिखती जनरली। और आप जो बोल रहे हैं कि वो हेल्दी नहीं है, वो उसका रीज़न ये होता है कि पुरुष व्यक्ति में ही ये ग्रहणी गद वगैरह होते हैं, ऐसा सूत्र है। तो ये ग्रहणी दुष्ट होने के चांसेस ही ज़्यादा है और अभी आप जो टिपिकली इडिमा वगैरह बोल रहे हैं ना, ये हाँ, इंडिकेट करता है की ये ग्रहणी बहुत दिनों तक रहने का वो उपद्रव है. हे निश्चित त्याच्यामुळे आहे. म्हणजे हे शोथ जो है वो ॲज अ वो उपद्रव अभी उत्पन्न हो रहा है उसमें, बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग स्टँडिंग ग्रहणी. हे खूप अवघड पडतं. म्हणजे व्हाय आई से दैट बिकॉज बीच में मैंने कोलटकर सर के सबने शायद मुझे पता नहीं पावस्कर सर ने या किसी ने वो कोलटकर सर के केसेस बीच में सर जो लिख कर रखते थे, उसका वो पीडीएफ बहुत सर्कुलेट हुआ था। तो उसमें मैंने ये नोटिस किया था कि सर के पास जो बाकी शाखागत वाले व्याधि थे ना कि समझो कुछ अभी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता। एक एज़ एन एग्ज़ाम्पल समझो संधिवात का कुछ पेशेंट था या फिर कोई और था। तो ये दिखा था कि और वो सर के हैंडराइटिंग में था, कोल्हटकर सर के, सीनियर कोल्हटकर सर, कि वो उनके ना 2-3 फ़ॉलो-अप में ना उपशय, उपशय, उपशय। तो वो तो ठीक हो गया। लेकिन उल्टा मैंने ये देखा कि गृहिणी जैसा जो पेशेंट था, यानी कोष्ठ से रिलेटेड कुछ तो व्याधि था, उसमें बहुत दिनों तक सर ने अनुक्षय, अनुक्षय, अनुक्षय लिखा था। तो ये बहुत बार ऑब्ज़र्व ये हुआ है कि जनरली हम बोलते हैं कि कोष्ठगत व्याधि एक्चुअली रहने चाहिए ट्रीट करने के लिए ईज़ी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। इट बिकम्स मोर हार्डर. शाखागत व्याधि बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं मैनेज करना. हे गृहिणीसारखे व्याधि व्याधि बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ते हैं, यानी वो ईज़िली क्योर नहीं होते। हे क्योंकि एक बार ग्रहणी दृष्टि होकर वो अग्नि का बल खराब हो जाता है ना और जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो विषय सर्कल हो जाती है। ग्रहणी अपने खुद के बल के लिए अग्नि पर डिपेंड रहता है और अग्नि का बल भी डिपेंड रहता है ग्रहणी पर। सो ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये दोनों ना एक बार खराब हो जाते हैं, वो एक दूसरे को खराब करते रहते हैं। त्यामुळे इथे चिकित्सा ग्रहणी अवयव को बल देना और एट द सेम टाइम अग्नि को बल देना यही होती है. ह्याला सोडून आपण नाही काय करू शकत. हा खूप आहे आणि हे खूप अवघड पडतं. म्हणजे इतकं इतने क्रोनिक जो ग्रहणी के पेशेंट्स होते हैं. इट टेक्स टाइम म्हणजे. राइट सर, माझं यही पण पेशेंट में जैसे ही दीपन पाचन और हम लोग हां. गृहिणी को बल देने के लिए कार्य करते हैं तो जी. पेशेंट ठीक हो जाती है और जी. वो लगभग महीना 2 महीना ठीक रहती है। हां. उसके बाद फिर से वो ही हो जाता है। हालांकि वो जैन धर्म को अपनाती है, खाना बहुत सिंपल सोबर रहता है उनका, कोई मिर्च मसाले नहीं खाती है, बट हां. मुझे ये नहीं समझ आ रहा उसको गैस्ट्रिक इशू इतना ज्यादा बार बार क्यों हो रहा है। नहीं. और मुझे यूरिन ट्रीटमेंट भी सर उसका गैस्ट्रिक इश्यू खत्म नहीं हां. रहता है। अ, उसको गैस इतना ज़्यादा बनता है कि वो अधोमार्ग से और ऊर्ध्वमार्ग से दोनों ही मार्ग से बहुत ज़्यादा. निकलती है उसको। जी, जी, जी. हाँ, और शायद आपने बोला वो 10 इयर्स ना कुछ तो 10 साल से. कम से कम 40 साल। हाँ, नहीं यानी शी वाज़ ऑफ 10 या हाँ, फिर 15 व्हेन ईयर्स व्हेन राइट? शी वाज़ हाँ, 10 इयर्स तो ओल्ड या। या प्रॉब्लम 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो पूर्व कर्म का कुछ है क्या वो देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इतने दिनों तक रहना और इतने कम एज में रहना
और सेकंडली एक कंफर्म करना उस टाइम जब वो ये स्टार्ट हुआ था ना, प्लीज चेकआउट कीजिए उस टाइम में उनको अमीबिक डिसेंट्री या फिर कामला जैसा कुछ व्याधि हो गया और फिर उसका ये हाँ सर, एज एन उसको इफेक्ट कामला रहेगा। हुआ था, कामला हाँ हुआ था उसको। हाँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये कुछ प्रधान व्याधि हो जाता है ना, फिर उसके बाद ये एज एन उपद्रव स्वरूप रह जाता है, उसकी दृष्टि रह जाती है और वो क्लियर नहीं होती। ये बहुत बार दिखता है। तो चांसेस आर दैट ये स्टार्ट जो था ना उनका उद्भव जिसे हम बोलते हैं, वो उद्भव कहाँ से हुआ था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे हम अतिसार गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रहणी, ये बहुत बार होता है कि अतिसार होता है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है एंड देन इट गेट्स और फिर कन्वर्टेड वो इनटू ग्रहणी। ग्रैंड, हाँ। सेम वैसे ही आप जैसे बोल रहे हो उस टाइम में स्टार्ट उसका कैसे था, क्योंकि ये 10 और 15 साल अगर समझो ट्रैवलिंग कहीं पर किया होगा, फिर उसको वो कुछ ना कुछ डिसेंट्री लग गई एंड देन उस वहाँ पर जो स्टार्ट हुआ फिर वो वैसे ही रह गया। ऐसे हो सकता है आणि हे राहतं खूप वेळा। ये मैंने देखा है पेशेंट्स में कि कुछ ना कुछ डिसेंट्री वगैरह स्टार्ट हुई और उसको एंटीबायोटिक्स ली नहीं ली ऐसे कुछ तो करते हैं लोग और फिर बाद में वो ग्रहणी दृष्टि रह जाती है और वो सालों तक रहती है। अब प्रॉब्लम भी ये हो जाता है ना कि आप जो ये लक्षण अभी बोल रहे हो ना वातज ग्रहणी जैसे यानी उद्गार बहुत जाना आना, गैस पास हाँ, बहुत जाना हाँ। होना, ये भी बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज कि उसको वातज ग्रहणी होगा ऐसे नहीं होता, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वात प्रधान अवस्था। सी कोई भी व्याधि जब क्रोनिक हो जाता है ना, इट स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ वात। हा टिपिकल आपण जो वयो हो रात्री भुगता नाम ते अंत मध्याधिकाक्रम याचं ते ऍप्लिकेशन असतं। म्हणजे म्हणूनच आपण बघतो ना की जो एक सूत्र दिया है कि प्रमेह सभी प्रमेह गेट्स कन्वर्टेड इनटू मधुमेह एट द लास्ट। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि अभी आप बोल रहे हो उसको स्टार्ट हुआ था 10 एंड 15 एज और अभी उनका 58 है। सो चांसेस आर दैट कि इसको उनका डायग्नोसिस शायद वातज ग्रहणी नहीं है, लेकिन इट हैज लैंडेड इनटू वातज ग्रहणी बिकॉज ऑफ क्रोनिसिटी। तो सर चिकित्सा किस हिसाब से करना शुरू करूं कि वो उसको एटलीस्ट थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले? नहीं सिम्टोमेटिक रिलीफ अभी आप दे ही रहे हो, यानी आपके जो लक्षण है ना, सॉरी चिकित्सा आप दीपन पाचन जो चिकित्सा, दे रहे हाँ। हो, हाँ तो उससे वो कम हो रहा है, लेकिन अपुनर्भव करना होगा ना तो वो उद्भव टारगेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी स्टार्ट उसका कहाँ से हुआ, यानी कामला से हुआ या फिर कमला से हुआ सर उसका स्टार्टिंग? हाँ नहीं अभी अगेन ये कंफर्म नहीं बोल सकते, आप एक बार कंफर्म कर लो म्हणजे नहीं, नक्की मैंने तसं आहे कंफर्म किया सर, किया ओके इसीलिए ही बता रही हूँ। हाँ, देन क्योंकि उसकी हिस्ट्री के अंदर उसने बताया कि जब वो 6 साल की थी, तब राइट उसको जॉन्डिस बिगड़ा था। हाँ उसके बाद से उसको मतलब ये रहता ही है अब। हाँ हाँ ओके सो अगर है तो फिर तो कामला ये के चीज़ उसने अपनी हिस्ट्री में बताया था। हाँ। जी, जी, जी। यस, तो वो कामला को टारगेट करके फिर एक चिकित्सा म्हणजे जनरली हम हमारे यहाँ करते हैं मालूम नहीं हर जगह पर वो अलग-अलग प्रैक्टिस के ट्रेंड्स होते हैं ना, तो हमारे यहाँ कैसे होता है कि एक 2-3 पुड़ियाँ और गोलियाँ होती हैं हमारे यहाँ। एक मॉर्निंग में दे दी समझो रसायन काल में, दूसरा सुबह-शाम में और एक फिर एक होती है दोपहर और रात के खाने के बाद। तो हम जनरली ऐसे करते हैं कि एक पाचन करने वाले व्यानोदान काल में और सुबह शाम के काल में ऐसे जिस यहाँ से उद्भव हुआ है ऐसे व्याधि प्रतिनिक ऐसे आप कर सकते हो। तो दीपन पाचन एक काल में और फिर दूसरे काल में कामला में जाने वाले और ये यानी जिसमें कामला और ये प्रवाहिका अतिसार ग्रहणी ये कॉमन आ जाए ऐसे योग ते मिळतील, यानी ऐसे योग तो बहुत ही सारे हैं। तो ये कामला को टारगेट करके चिकित्सा अगर स्टार्ट करोगे तो वो शायद ज्यादा रिलीफ देगा। ये बार बार रिपीट नहीं हो क्योंकि उसका उद्भव वहां से है। ये तो बिल्कुल है जैसे आप बोल रहे हो उसके ठीक है। हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप जो बोल रहे हो ये वातज ग्रहणी इट हैज लैंडेड इनटू दैट, इट इज नॉट व्याधि, ये व्याधि का प्रधान स्वरूप नहीं है। और शायद इसीलिए आप जैसे बोल रहे हो ना वो कामला से उद्भव हुआ है, इसीलिए वो शोथ जैसे लक्षण अभी दिखा रहा है। क्योंकि इंटरेस्टिंगली अगर आप आगे वाग्भट में भी देखोगे पांडु कामला शोफ ये एक साथ आते हैं। पांडु हाँ। नंतर पांडु के बाद ही उन्होंने शोफ का वर्णन और एक साथ वर्णन किया है चिकित्सा का। सो इसीलिए हाँ जी। वो शायद दोषों का जो स्वरूप है ना वो कामला के जैसे ज्यादा होगा इस पेशेंट में। तो अब जाके ग्रहणी में वो लैंड कर चुका है, लेकिन उसके चिकित्सा के साथ साथ अगर आप कामला के कुछ ना कुछ योग दे दोगे तो वो शायद पुनर्भव की तरफ और जाएगा, नॉट जस्ट ग्रहणी अतिसार एंड अर्श। हे तर नक्की आहे, यानी आप जो आप अर्श और फिशर बोल रहे हो इट इज डेफिनेटली उपद्रव, म्हणजे हे त्यांचा प्रधान व्याधी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
यस। और दूसरे जैसे आपने सर प्रवाहिका कही थी कि वात प्राधान्य है, सुश्रुत ने भी लिखा है। हो, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वातस्थान में कफ का प्रकोप और इसकी वजह से जी, स्थानम जयति पूर्वम तु, इसीलिए यस, यस, अनुवसन बस्ती, ऐसे हम यस। कह सकते हैं ना यहाँ हो, पर। हो। हो मैडम, हो। यस। बिल्कुल। ओके, तो मेरे ख्याल से और प्रश्न नहीं है, तो यस, हम यहीं हाँ, पर रुक रहे हैं और कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। ओके।